ॐ ब्रह्मदक्ष अश्वे देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशेवेशे चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की क्लास स्टार्ट करेंगे। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने शारीरिक स्थान का सामान्य परिचय स्टार्ट करा था और उसमें हमने शारीरिक स्थान का जो पहला अध्याय है कतिधा पुरुषियम शारीरम, उसके बारे में देखा था कि उसकी इस अध्याय में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। हमने ये देखा था कि शारीरिक स्थान का वर्णन विमान स्थान के बाद क्यों करा गया है। ये सारी चीज़ें हम कल देख चुके हैं। आज हम शारीरिक स्थान के बाकी के जो हमारे बचे हुए चैप्टर्स हैं उनकी विषय सूची देखेंगे। ये देखेंगे कि उन चैप्टरों में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है, जिससे कि हमें एक सुपरफिशियल आइडिया मिल जाए पूरे के पूरे स्थान का। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था कतिधा पुरुषीय शारीरम। आज हम देखेंगे शारीरिक स्थान के दूसरे अध्याय अतुल्य गोत्रीय अध्याय की विषय सूची। तो सबसे पहले अतुल्य गोत्री, जैसे कि इसके नाम ही इंडिकेट कर रहा है अतुल्य गोत्री। अतुल्य मतलब कि क्या, जो कि सेम ना हो। ठीक है, तो इस अध्याय में हमें बेसिकली ये बताया गया है कि हमें सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, और सेम गोत्र में अगर कोई शादी करता है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि जितनी भी जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है उसका भी कहीं ना कहीं कारण जो होता है वो होता है कि सेम गोत्र में शादी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा हमें इस अध्याय में क्या बताया गया है, क्या बोल रहे हैं, अगर जब हम इसकी टीका देखते हैं तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि पहले अध्याय में तो हमने आपको क्या बताया कि नॉर्मल शरीर के बारे में हमने बताया कि पुरुष कितने हैं, धातु भेद से पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। अब जो है, अब उस पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे वो गर्भ से, ये सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए उन्होंने अतुल्य गोत्रीय अध्याय का वर्णन किया है। ठीक है, तो जब हम इसकी विषय सूची देखते हैं अतुल्य गोत्रीय अध्याय की, तो उसमें उन्होंने हमें क्या करा है, सबसे पहले गर्भस्य कारणम, यानी कि गर्भ के उत्पन्न होने में क्या कारण है। ठीक है, अब मतलब कि अगर कोई लेडी कंसीव कर रही है, कंसीव करने के बाद फीटस एम्ब्रियो किसी भी फॉर्म में अगर कंसीव हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया है, यो गर्भः संपूर्ण देह समये सुखम च जायते तस्य कारणम। फिर उन्होंने गर्भ के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो गर्भ है ये संपूर्ण देह के रूप में कन्वर्ट हो करके समय से कैसे इसका निष्कासन हो रहा है शरीर से, यानी कि किस तरीके से गर्भ हुआ, गर्भ के बाद उसमें प्रॉपर ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने के बाद पर्टिकुलर एक टाइम के बाद कैसे उसका प्रसव हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, ये उन्होंने बताया। ठीक है, फिर उन्होंने ये बताया अबंध्याया अपि चिरात गर्भ ग्रहणे हेतु। फिर इस अध्याय में उन्होंने हमें ये बताया है कि कैसे कोई लेडी जो कि बंध्या नहीं है, बंध्या नहीं है मतलब कि क्या, जो ऑलरेडी किसी बच्चे को जन्म दे चुकी है या फिर कंसीव वो कर चुकी है एक बार, ठीक है, फिर भी उसमें किसी कारणों से गर्भ जो है वो देर से क्यों ठहरता है। ठीक है, उसका कारण बताया गया है। जैसे आपने देखा भी होगा कि प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता क्या है कि पेशेंट एक बार तो कंसीव कर चुका होता है, लेकिन दूसरी बार उसे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, तो एक बार वो कंसीव कर चुका है, इसका मतलब क्या है कि वो बंध्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार तो उसने कंसीव करा ही ना, भले ही उसका मिसकैरेज हुआ हो या फिर उसने अबॉर्ट करा लिया हो, तो क्या कह रहे हैं, ऐसी स्त्री जो कि बंध्या नहीं है फिर भी उसमें देर से गर्भ क्यों ठहरता है, उसके हेतु हमें बताए गए हैं कि क्या क्या उसके हेतु हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप आगे चल के जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने एक कारण जो है मानसिक
भी उसमें बताया हुआ है। और आजकल ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि पेशेंट की सारी चीज़ें सही होंगी, आप उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करा लोगे तो उसकी यूएसजी भी उसका नॉर्मल आएगा, कुछ नहीं आएगा। और जब आप उसकी डीप हिस्ट्री दे करके देख रहे होगे तो उसमें हमें मानसिक कारण मिलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है जातस्य गर्भस्य विनाशे हेतु, यानी कि किसी ने कंसीव तो कर लिया लेकिन क्या हुआ कि कंसीव करने के बाद उस गर्भ का नाश हो गया, या तो क्या है कि 9 मंथ से पहले ही हो गया या फिर 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद हुआ, ठीक है। होता है ना कि कभी कभी मरा हुआ बच्चा निकलता है या फिर अंदर ही बच्चे की डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो वो हेतु इन्होंने यहाँ पे हमें बताए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने शारीर स्थान नहीं पढ़ा और शारीर स्थान में भी आपने उसका सेकंड अध्याय अतुल्य गोत्रीय अध्याय नहीं पढ़ा तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि किस तरीके से गर्भ की उत्पत्ति होती है और क्या कारण है कि गर्भ होने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही शरीर से बाहर निकलता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि प्रसव के काल बताए हैं ना, किसी आचार्य ने 9 मंथ बोला है, किसी आचार्य ने बोला है कि 10 मंथ बोला है, किसी ने ये बोला है कि 8th मंथ कंप्लीट होते ही किसी भी दिन गर्भ का निष्कासन हो सकता है। तो ये सब जो उन्होंने बोले हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, वो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। आजकल भी जैसे अगर आपके ओपीडी में कोई फीमेल आ रही है और वो इनफर्टिलिटी का अपना केस लेकर के आ रही है, ठीक है, आपने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली, आपको समझ नहीं आया कि इसमें क्यों नहीं हो रही है कंसीव ये, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आप उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और आपको उसकी हिस्ट्री में मिलता भी है कि हाँ कि ये एक बार कंसीव करी थी लेकिन मिसकैरेज हो गया था। तो ये सारी चीज़ों के पीछे क्या कारण है कि लेडी जो है वो बंध्या ना होते हुए भी क्यों उसको कंसीव नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको कारण पता नहीं रहेगा तब तक आप उसमें कारण को बंद कैसे करवाएंगे, वरना तो होगा क्या, जैसे वो दूसरी पैथीज में जा कर के मेडिसिन उनकी स्टार्ट हो जाती है वैसे ही हम भी उनकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम उनकी मेडिसिन स्टार्ट ना करें, उनके हेतु बंद करवाएं, उसी के लिए क्या है कि हमें ये अतुल्य गोत्रीय अध्याय पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। अब उन्होंने देखिए हमें ये भी जैसे कि आप देखते होंगे ओपीडी में पेशेंट आता भी होगा और बोलता भी होगा कि मैम मैं कंसीव तो कर जाती हूँ, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही 9 मंथ होते हैं उस टाइम पे बच्चे की डेथ हो रही है, या फिर जैसे ही तीसरा चौथा मंथ लग रहा है तब आकर के बच्चे की डेथ हो रही है। तो उन सब के पीछे क्या कारण है, ठीक है, क्योंकि कारण आपको पता होंगे तभी आप उसका निवारण भी कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका वर्णन यहाँ पे देखने को मिला है। फिर हमें ये बताया है कि अगर कोई लेडी है उसमें कन्या किस कारण से हो रही है, पुत्र होने का क्या कारण है, अगर किसी को ट्विंस हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, अगर किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण है। इसके बाद उन्होंने क्या बताया है, सुचिरात गर्भ प्रसवे हेतु, यानी कि सब कुछ ठीक होते हुए भी गर्भ के देरी से प्रसव में देरी होने के क्या क्या हेतु हो सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि क्या होता है कि फीमेल ने कंसीव भी कर लिया, पूरे 9 मंथ भी उसने कंप्लीट कर लिए, उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी डॉक्टर ने निकाल के दे दी, लेकिन फिर भी क्या है कि उसका प्रसव हो ही नहीं रहा है, डिलीवरी उसकी हो ही नहीं रही है। तो लेट डिलीवरी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसका भी वर्णन इन्होंने इस अध्याय में करा हुआ है। तो देखिए सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ही यहाँ पे बताई गई हैं। अगर आपने संहिता पढ़ी नहीं होगी, और सिर्फ संहिता पढ़ना नहीं, संहिता को अच्छे से समझ करके अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो केस आ करके आपकी आंखों के सामने से गुजर भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा बहुत बार होता भी है, ठीक है। भले ही आप अगर प्रैक्टिस में नहीं भी हैं तो भी अपने 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 आसपास आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप हॉस्पिटल में काम नहीं भी करते हैं तो कभी ना कभी आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में कोई ना कोई प्रेग्नेंट होता ही है, ठीक है, आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई कई केसों में होता भी क्या है कि 9 मंथ फीमेल के कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद भी वो डिलीवरी उसकी होती नहीं है, ठीक है। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि क्यों उसकी डिलीवरी नहीं हो रही है डेट होने के बावजूद भी, तो उसके सारे हेतु यहाँ पे इन्होंने
बताए हुए हैं। फिर उन्होंने ये बताया है कि अगर किसी के ट्विंस होते हैं, ठीक है, यमे एकस्य अभिवृद्धो कारणम, यानी कि उन्होंने क्या करा, यम मतलब कि क्या, दो, ठीक है। अगर किसी के ट्विंस हो रहे हैं तो ट्विंस होने में भी क्या होता है कि एक बेबी तो बहुत हेल्दी होता है और एक बेबी थोड़ा वीक निकलता है, तो उसके पीछे क्या कारण है ये इन्होंने बताया है, ठीक है। ये चीज़ें आपने प्रैक्टिकली देखी भी होगी, अगर आपने किसी ट्विंस को देखा होगा तो वो ट्विंस चाहे कितने बड़े हो जाएं, ठीक है, बड़े होने तक भी क्या रहता है उनमें कि एक तो बहुत हेल्दी रहता है और एक जो रहता है थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती ही रहती है। इवन कई कई जगह तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर ट्विंस में एक लड़का और एक लड़की हुए हैं तो उसमें क्या होता है कि आगे चल के कभी ना कभी उसमें से किसी एक की डेथ हो ही जाती है, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा प्रैक्टिकली होते हुए देखा है। उसके पीछे क्या रीज़न रहा है इसका तो आइडिया मुझे नहीं है और ना मैंने अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल कोई स्टडी करी है, लेकिन हाँ कि प्रैक्टिकली जैसे आस पड़ोस में कोई चीज़ें होती हैं तो उन चीज़ों में मैंने ये ऑब्ज़र्व ज़रूर करा है कि अगर किसी के ट्विंस हैं तो उसमें से एक जो होता है वो काफ़ी वीक रहता है। और कई केसेस में जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ट्विंस में अगर एक लड़का एक लड़की है तो आगे चल के उनमें से एक की डेथ हो ही जाती है, ठीक है। कारण उसके पीछे चाहे कोई भी रहा हो लेकिन होती ज़रूर है। फिर उसके बाद देखिए क्या बताया है, क्लीब बेदा तेषाम उत्पत्तो हेतुष। क्लीब यानी कि क्या, जो नपुंसक होते हैं, नपुंसक यानी कि क्या, ट्रांसजेंडर भी जिन्हें हम बोल सकते हैं या फिर बाइसेक्सुअल जिन्हें हम बोल सकते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और उसकी उत्पत्ति के क्या हेतु हैं। आपने देखा भी होगा कि कई बार क्या होता है कि पूरी प्रेगनेंसी ठीक चलती है लेकिन जब एंड में हम देखते हैं तो बेबी जो है वो मेल और फीमेल ना हो करके ट्रांसजेंडर होते हैं, तो उसकी उत्पत्ति में क्या हेतु है, ठीक है, उसका वर्णन करा हुआ है। अब देखिए जब आपको उनकी उत्पत्ति का हेतु पता रहेगा तो जब आप अपने किसी क्लाइंट की, अपने किसी पेशेंट की या अपनी खुद की ही प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं अपनी फैमिली को एक्सपेंड करने का, तो आप ये सारे कारण देखते हुए ही क्या करेंगे, आप सारी की सारी सेफ्टी लेते हुए चलेंगे ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो जो लोग इतनी सेफ्टी नहीं लेते हैं उनको भी तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके भी तो बेबी अच्छे से हो जाते हैं। तो देखिए उनके बेबी अच्छे से होने के पीछे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है वो रहता है उनका मेंटल स्टेटस, ठीक है। वो कभी भी इस बात को लेकर के टेंस नहीं रहते हैं कि उनको कंसीव होगा या नहीं होगा, ठीक है। और जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं या फिर जो थोड़े वर्किंग होते हैं और अगर उनका कुछ टाइम तक कंसीव नहीं होता है तो वो इस चीज़ का स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो उनका मेंटल लेवल और जो दूसरे लोग हैं जो कि बहुत चिल रहते हैं उनके मेंटल लेवल में बहुत इफ़ेक्ट रहता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ओपीडी में आपके पास कोई आता है अपनी इनफर्टिलिटी का केस ले करके, तो सबसे पहले तो आपको उनको क्या करना है कि उनके मन की चिकित्सा ज़रूर करनी है, मेल की भी और फीमेल की भी। कई केसेस में होता क्या है कि अगर शादी मतलब जिस भी घर में लड़की की शादी हुई रहती है उसमें भी मेन फोकस जो रहता है, अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो सारा का सारा ट्रीटमेंट जो कराया जाता है वो फीमेल का ही करवाया जाता है, ठीक है। मेल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बेबी कंसीव होने के बाद बेबी में कोई दिक्कत भी निकलती है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फीमेल को, ठीक है। जबकि क्या है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमें ये चीज़ के लिए पब्लिक को गाइड करना पड़ेगा, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और हम वैसे अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो अगर हमारे पास कोई कपल आ रहे हैं अपने इनफर्टिलिटी का केस ले करके या फिर उनको कंसीव नहीं हो रहा है इस चीज़ को ले करके, तो हमें उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करके मेल और फीमेल दोनों को ही चिकित्सा देनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि एक हेल्दी प्रोजेनी डेवलप हो उनकी। ऐसा ना हो कि उन्होंने कंसीव तो कर लिया, बेबी भी उनका हो गया लेकिन वो हेल्दी ना हुआ हो, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों की ही चिकित्सा करनी होती है। और दोनों की ही चिकित्सा करने के पीछे रीज़न क्या है, शुक्र शोणित जीव संयोगे, ठीक है। यानी कि क्या है कि शुक्र और शोणित इन दोनों के संयोग से ही गर्भ की उत्पत्ति हो रही है। तो होता क्या है कि हम फीमेल का तो पूरा ट्रीटमेंट करा लेते हैं लेकिन मेल की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, मेल के ऊपर भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना हम फीमेल के ऊपर फोकस
कर रहे हैं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते समय। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है, क्लीव के यानी कि जो ये ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी भेद बताए हैं, उनकी उत्पत्ति के हेतु बताए हैं। ठीक है, अगेन देखिए हमारा जो पूरा शास्त्र है उसमें हर चीज़ का कोई ना कोई हेतु ज़रूर बताया गया है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि धर्माधिकारी सर के अगर आपने कभी लेक्चर सुने होंगे तो सर बार बार इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि आप पेशेंट का हेतु निकालो और हेतु निकाल के उस हेतु को बंद करवाओ। मेडिसिन तो आपको जो देनी है वो आप देते रहो, लेकिन आप उसका सबसे पहले हेतु खोजो। तो आप जितना शास्त्र पढ़ेंगे उतना ही आपको हेतु जो है मिलते जाएंगे। ठीक है, कई बार होता है कि कई लोग जैसे मुझे मैसेज भी करते हैं या फिर ग्रुप में भी कई बार बोला हुआ है कुछ बच्चों ने कि मैम कि हमें हेतु नहीं मिलते हैं, हमें हेतु निकालना नहीं आ पाता है। ठीक है, तो हेतु निकालना हमें तब आता है जब हम आप्त वचन हमने पढ़े होते हैं। आप्त वचन पढ़े होते हैं यानी कि हमने क्या है, संहिता पढ़ी हुई है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए इन्होंने हमें ये भी बताए हैं कि अगर कोई गर्भ जो है वो लेट डिलीवर हो रहा है तो उसके पीछे क्या हेतु हैं। ठीक है, तो अभी कभी अगर हमारे ओपीडी में कोई लेडी आ जाती है कि डॉक्टर की मेरी एक्सपेक्टेड डेट तो इतनी थी लेकिन अभी तक मेरा क्या है कि डिलीवरी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो हम सोचने लग जाते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा है। अगर हमने शास्त्र पढ़ा होगा तो हमारे पास हेतु की एक लिस्ट रहेगी। ठीक है, जिससे कि हम क्या है कि वहाँ पे वो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो कल भी मैंने आपको अर्श के पूर्व रूप का श्लोक जो था वो ग्रुप में शेयर करा हुआ था। ठीक है, वो मैंने इसीलिए ही करा था, इसलिए करा था ताकि हम लोग क्या करें कि जितने केस हमारे पास ओपीडी में आते हैं कम से कम उनके हेतु, उनके पूर्व रूप, उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या हम उनकी चिकित्सा कर सकते हैं, वो चीज़ें तो हमारे पास एक बनी हुई हो, समरी हो। अब जैसे कि अगर आप में से कोई लोग जो है वो फीमेल्स के ऊपर अगर वर्क कर रही हैं, ठीक है, अगर कोई सिर्फ फीमेल प्रैक्टिस कर रही है फीमेल पेशेंट्स के ऊपर ही, तो उनके पास इन सब चीज़ों की एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसमें क्या हेतु है, कंसीव करने के बाद अगर उसके बच्चे की डेथ हो जा रही है या मिसकैरेज हो रहा है तो उसके पीछे क्या हेतु हैं। तो इन सब की लिस्ट जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम उनको कितना भी रट लें हम याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या है कि उसमें से कुछ कुछ पॉइंट निकाल करके जो हमें लगता है कि हाँ कि प्रैक्टिकली हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, उसकी हम एक लिस्ट बना करके रख सकते हैं अपने पास। जैसे कि आपने देखा होगा कि एलोपैथ डॉक्टर क्या करते हैं, या फिर आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा कि जो टेबल लगे रहती है डॉक्टर की, उसमें क्या होता है, जो मेडिसिन अवेलेबल होती है उनकी पूरी लिस्ट रहती है कि हाँ कि ये मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है या फिर हमारी ओपीडी में अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है कि हमें वैसी ही एक लिस्ट क्या करनी है, हेतुओं की बनानी है। ठीक है, और उन हेतु की लिस्ट बना करके अपने टेबल पे क्या कर देना है, चिपका देना है। उससे होगा क्या, बार बार आपकी नज़र उस पर जाएगी तो वो चीज़ें क्या है, पेशेंट अगर सामने आ भी रहा है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि क्या इसमें ये हेतु मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक आपका वर्क हो सकता है संहिता को और अच्छे से समझने का और हेतु निकालने का। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए उन्होंने क्या बताया है, सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहले के ज़माने में यूपीटी किट तो होती नहीं थी। आजकल तो क्या है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो, उसमें अगर 2 लाइनें आए पिंक सी तो आप मान लो कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, प्रेगनेंसी आपकी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई जगह क्या हो रहा है, अब ये जो यूपीटी किट आती है कि उसमें होता क्या है कि एक लाइन तो हमारी काफ़ी डार्क आ जाती है लेकिन दूसरी लाइन जो है वो बिल्कुल बहुत ही लाइट कलर की आती है। तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है फिर पेशेंट को खुद ही, और वो क्या कहता है कि डॉक्टर साहब की दूसरी लाइन तो आ रही है लेकिन बहुत लाइट आ रही है, तो इसको हम क्या माने कि हम कंसीव हुआ है माने या ना माने। तो उस केस में होता क्या है कि हम पेशेंट को बोल देते हैं कि आप कुछ टाइम और वेट कीजिए और उसके बाद दोबारा से यूपीटी करवा लीजिएगा अपना। ठीक है, तो फिर वो करते हैं तो फिर उसमें वो लाइन जो है वो प्रॉपर
आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे उस टाइम पे ऐसे यूपीटी वाली तो कोई किट थी नहीं, तो उन्होंने हमें क्या दिया, एक लक्षण समुच्चय दिया। लक्षण समुच्चय दिया यानी कि उन्होंने हमें कुछ सिम्टम्स बताए जिसको देख करके हम पता कर सकते हैं कि हाँ, कि इसने कंसीव करा है कि नहीं करा है। क्योंकि सद्योगृहीत मतलब क्या, सद्य मतलब जस्ट, अभी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सद्य वमन करा दो, सद्यो विरेचन करा दो। सद्य मतलब क्या, इमीडिएटली। तो यानी कि सद्योगृहित गर्भा का लक्षण से उनका मतलब क्या है, ऐसी गर्भिणी के लक्षण जिसने कि अभी अभी ही कंसीव करा हो, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट साइन क्या होता है प्रेगनेंसी का, एमेनोरिया, ठीक है। जैसे कि फीमेल भी होती क्या है, अगर उसके मेंसेस मिस हो रहे हैं तो सीधा उसका दिमाग कहाँ जाता है कि शायद मैं कंसीव कर लिया हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्होंने सद्योगृहित गर्भा के लक्षण बताए हैं वो हमें देखने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आप में से अगर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि हम लोग क्या श्लोक याद करें, तो हम जो अभी क्लासेस में जो डिस्कस कर रहे हैं ना, आप इसमें से भी कोई श्लोक अपना चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको सद्योगृहित गर्भा के लक्षण के बारे में बताया, तो आप चाहें तो ये लक्षण भी क्या कर सकते हैं, इसके लक्षण का जो श्लोक है वो भी आप जा कर के याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बताया है, पुंग गर्भाया, स्त्री गर्भाया, नपुंसक गर्भायाश्च लक्षणानि। अब देखिए फीमेल ने कंसीव तो कर लिया, अब कंसीव करने के बाद हम कैसे एसेस करेंगे कि अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है वो मेल है, फीमेल है या फिर वो ट्रांसजेंडर है। तो उसके भी देखो हमारे शास्त्र ने लक्षण बताए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप बिना किसी का अल्ट्रासाउंड देखे ये बता सकते हो कि अंदर पल रहा बच्चा मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। बस क्या है कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम शास्त्र को पढ़ के उसे एज इट इज़ अप्लाई कर सकें।